Good morning, everyone. What did we discuss in the previous class? We had done an illustration of financial statements, right? In which we saw where and how various items given in trial balance are placed in the financial statements. Any doubt up to there? Anyone? No. Okay. Tanisha, Karan, Nitin, you all are late. बेटा टाइम पे ज्वाइन किया करो क्लास को. Lakshay is also late. Okay. Closing entries. What are closing entries? The journal entries to close the nominal accounts by transferring their balance to trading account or profit and loss account are called closing entries. For example, purchase को हम कैसे close करते हैं? By transferring its balance to trading account. तो उसकी जर्नल एंट्री बनती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. ये क्लोजिंग एंट्री हो गई. सिमिलरली परचेज रिटर्न को क्लोज करने के लिए क्लोजिंग एंट्री बनती है परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. सेल्स को क्लोज करने के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. सेल्स रिटर्न को क्लोज करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट. ठीक है. सैलरीज अकाउंट कहां पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो सैलरीज को क्लोज करने के लिए एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट. रेंट रिसीव्ड अकाउंट प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होता है, तो उसे क्लोज करने के लिए एंट्री बनती है रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. जिस अकाउंट का जैसा बैलेंस होता है उसे क्लोज करने के लिए ऑपोजिट करना होगा. परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो क्लोज करने के लिए परचेज को क्रेडिट करेंगे. परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे, एंड सो ऑन. ठीक है. These are examples of closing entries. Similarly, for all nominal accounts, closing entries are passed. Then entries for transfer of profit. When we transfer profit from trading account to profit and loss account, that is gross profit. तो एंट्री क्या होती है? पहले एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट. Then that gross profit is transferred to profit and loss account. So next entry is gross profit debit to profit and loss account. तो उनको अगर हम कंबाइन करें तो कंबाइन एंट्री बन जाती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सिमिलरली अगर ग्रॉस लॉस होता तो ये रिवर्स हो जाती है एंट्री. नेट प्रॉफिट के केस में नेट प्रॉफिट वी नो इज transferred from profit and loss account and added to the capital. तो उसकी इंडिविजुअल एंट्रीज अगर हम डिस्कस करें तो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, और दूसरी एंट्री होगी नेट प्रॉफिट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. इनको अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो कंबाइन एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है. और अगर नेट लॉस होगा तो उस केस में ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगी. Now let us understand the concept of cost of goods sold. I repeat, cost of goods sold. जो गुड्स हमने बेचे उनकी हमें कॉस्ट क्या पड़ी?
उन्हें बनाने की या उन्हें खरीद के रखने की कॉस्ट हमें क्या पड़ी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्यों, जो पिछले साल गुड्स बच गए थे वो इस साल का एक्सपेंस हम मानेंगे, हमने डिस्कस किया था, तो इस साल की कॉस्ट का वो पार्ट होंगे। प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस में नेट का क्या मतलब है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, ग्रॉस परचेजेस होती हैं परचेजेस और नेट परचेजेस होती हैं परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, सो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट की सारी आइटम्स आ गई हैं ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़कर, तो इन सबको अगर हम ऐड कर दें और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दें। क्लोजिंग स्टॉक को क्यों लेस कर दें, बिकॉज these are the goods which have not been used this year, they have not been sold this year, so they will be included in the cost of next year। तो इस साल की कॉस्ट में से उन्हें लेस करना है। ठीक है, तो ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये लिखते जाओ, इक्वेशन या फॉर्मूले साथ साथ लिखते जाओ। ग्रॉस प्रॉफिट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर हम देखें ट्रेडिंग अकाउंट की सारी चीजें तो आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स को छोड़ के पिछले वाले फॉर्मूले में ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इन्हें जब हम नेट सेल्स में से माइनस कर देते हैं इस पूरे को, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। सो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स नेट सेल्स माइनस, अब अगर हम इसे एक्सपेंड कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, सो नेट सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस नेट परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सारे, सो प्लस क्लोजिंग स्टॉक। सेम इक्वेशन वी कैन इंटरप्रेट इन मैनी वेज। इसको हम अगर नेट सेल्स को लेफ्ट साइड ले जाएं तो हम क्या कहेंगे, नेट सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और अगर हम कहें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेफ्ट में ले जाएं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। देन नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टेड परचेजेस। लिख लिया आप लोगों ने यहां तक, आई होप। Next is the concept of adjusted purchases. You can click on thumbs up sign in the reactions। अगर यहां तक लिख लिया आपने तो फिर मैं आगे कराऊं। Good. Adjusted purchases equal net purchases means purchase minus purchase returns plus opening stock minus closing stock। I repeat, net purchases plus opening stock minus closing stock. So these are called net purchases. Oh, sorry, adjusted purchases। अगर हमें एडजस्टेड परचेजेस दी हो और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना हो तो क्या करेंगे, एडजस्टेड परचेजेस में देखो बाकी तो सब कुछ आ गया, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस रह गया। सो एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक और इक्वेशन बन गई, adjusted purchases plus direct expenses equals cost of goods sold। यहां तक लिख लिया तो सब लोग थम्स अप पे क्लिक कर दो। गुड। स्टोर्स कंज्यूम्ड, सब लोग कर दिया करो, सिर्फ एक दो नहीं,
ताकि ऐसा ना हो कि किसी ने लिख लिया है और कोई अभी लिख रहा है तो कई थम्स अप आ जाएंगे तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ लिख लिया है मोस्टली लोगों ने। स्टोर्स कंज्यूम्ड इक्वल्स, अब ये स्टोर्स कंज्यूम्ड एक और टर्म है, इक्वल्स नेट परचेजेस ऑफ स्टोर। स्टोर्स किसे हम कहते हैं, जो स्टोर में चीजें रखी होती हैं, ये बिजनेस गुड्स की बात नहीं हो रही। स्टोर्स में जैसे कुछ हैमर रखी हुई है, कुछ नेल्स रखी हुई हैं, ठीक है, अगर एक फर्नीचर शॉप है उनके स्टोर में ये चीजें हो सकती हैं। फर्नीचर को बनाने के लिए जो जो चीजें यूज होती हैं, फेविकोल रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो स्टोर्स कंज्यूम्ड इक्वल्स नेट परचेजेस ऑफ स्टोर्स, स्टोर आइटम्स, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर आइटम्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर आइटम्स। क्लियर? Now let us look at this illustration second. Ascertain cost of goods sold from the following. क्या क्या दिया हुआ है हमें? नेट परचेजेस, सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, वेजेस, परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री, सैलरीज। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस केस में डायरेक्ट एक्सपेंस हमें कौन सा दिया हुआ है? एक ही दिया हुआ है, सिर्फ वेजेस। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। सो प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब बस इसमें वैल्यूज डाल दो। नेट परचेजेस की वैल्यू हमें दे रखी है 80,000, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस आ गया 20,000, ओपनिंग स्टॉक इज 15,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन इज 18,000, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा ₹97,000 इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमें ऐसी भी दे रखी थी जो यूज ही नहीं हुई। कई बार क्वेश्चंस में इस तरह की इंफॉर्मेशन भी दी होती है जिसका सॉल्यूशन में कोई यूज ही ना हो। दैट इज टू चेक योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, कि आपको कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है कि कौन सी चीज आनी है सॉल्यूशन में, कौन सी नहीं। जैसे सेल्स का इसमें कोई यूज नहीं था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में यहां पर, ठीक है। इसी तरह से परचेज रिटर्न का यूज नहीं था। परचेज रिटर्न का यूज क्यों नहीं था? क्योंकि हमें नेट परचेजेस दी हुई थी। अगर यहाँ पे परचेजेस के साथ नेट वर्ड नहीं लिखा होता तो हम परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करके नेट परचेज निकालते पहले, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड तो सेल रिटर्न है, जब सेल का कोई काम नहीं है तो सेल रिटर्न का भी कोई काम नहीं है। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए वो यूज नहीं होना था, ठीक है। लिख लिया ये? गुड। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम्स प्लेस होती हैं उन सबको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ऑपरेटिंग आइटम्स लिखो, ये ऑपरेटिंग आइटम्स आर रिलेटेड टू रेगुलर एंड मेन बिजनेस ऑपरेशंस। रेगुलर एंड मेन बिजनेस ऑपरेशन मतलब प्रोडक्शन, परचेज, एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, इनसे रिलेटेड जो है। Whereas non-operating items are not related to regular and main business operations. ट्रेडिंग अकाउंट में अगर हम देखें, सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो सारी ऑपरेटिंग आइटम्स हैं।
तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितनी भी आइटम्स होती हैं सब ऑपरेटिंग आइटम्स होती हैं। अब बचा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सम ऑफ द आइटम्स आर ऑपरेटिंग आइटम्स, others are non-operating items. Now, कौन सी ऑपरेटिंग कौन सी नॉन ऑपरेटिंग, कुछ एग्जांपल्स लेके क्लियर होता जाएगा। ये लिखते जाना साथ साथ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी परचेज भी आ गया, परचेज रिटर्न भी आ गया, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब ऑपरेटिंग है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी, जैसे कि रेंट, सैलरीज प्रॉफिट लॉस में होते हैं। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइजिंग, कैरेज आउटवर्ड एटसेट्रा, तो ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो रेगुलर और मेन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है हमारे। रिटर्न ओके। नाउ नेक्स्ट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल इज इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई लोन हमने लिया हुआ था, लोन लेना बिजनेस की कोई रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देन ऑपरेटिंग लॉसेस, बैड डेट्स, बिजनेस करते हैं अगर उधार पे भी देते हैं हम गुड्स कस्टमर्स को, तो कभी कभी उसमें डेटर्स में से बैड डेट्स भी हो जाती हैं, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ रेगुलर बिजनेस अगर हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो। सो बैड डेट्स इज एन ऑपरेटिंग लॉस। नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस examples, loss by fire, loss by sale of, loss on sale of fixed assets, loss by theft, etc. ये सब हो गए नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि ये मेन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ये कभी कभार अनएक्सपेक्टेडली होने वाले लॉसेस हैं। रिटर्न अप टू हियर। गुड। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग इनकम्स। सबसे बड़ी और मेन जो ऑपरेटिंग इनकम होती है वो है सेल्स, नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड कमीशन रिसीव्ड। अगर किसी का काम है सपोज प्रॉपर्टी डीलर का, तो उनकी इनकम सेल नहीं होती, उनकी इनकम होती है कमीशन। प्रॉपर्टी सेल परचेज करवा के उन्हें क्लाइंट से जो कमीशन मिलता है, तो अगर किसी का कमीशन बेस्ड बिजनेस है तो उसके लिए कमीशन रिसीव्ड मेन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी, ठीक है। एक होटल के लिए रेंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी, बाकियों के लिए वो नॉन ऑपरेटिंग होगी। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि बिजनेस किस चीज का है। देन नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, होटल्स वगैरह को छोड़कर बाकियों के लिए रेंट रिसीव नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। एक ट्रेडिंग फर्म है, उन्होंने गोडाउन में थोड़ी जगह खाली थी, एक और शॉपकीपर को यूज करने के लिए दे दी रेंट पे, तो रेंट भी आ रहा है, लेकिन उनका मेन काम गोडाउन को लेट आउट करना नहीं है, मेन काम तो ट्रेडिंग का है, तो रेंट रिसीव्ड उनके लिए हो गई नॉन ऑपरेटिंग इनकम। डिविडेंड रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर? रिटर्न अप टू हियर। गुड। देन ऑपरेटिंग गेन्स के एग्जांपल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड इज द बेस्ट एग्जांपल। कभी कभी परचेज के टाइम पे हमें जब डिस्काउंट मिल जाता है सप्लायर से, वो हमारे लिए गेन है, परचेजेस से रिलेटेड है तो वो ऑपरेटिंग गेन है। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स अगर ऑपरेटिंग लॉस है तो बैड डेट्स रिकवर्ड ऑपरेटिंग गेन है।
नॉन ऑपरेटिंग गेन, इसका एग्जांपल है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सपोज आपने एक मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी हमारे अकाउंट्स में, वो बेची और वो बिक गई 52,000 में, तो 2,000 एक्स्ट्रा जो मिल गया हमें, दैट इज गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग गेन। क्लियर? लिख लिया ये? यस प्रेषिता, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेयर वर यू? सर वो एक्चुअली देयर वाज सम डिस्टरबेंस टुडे एट माय एंड। ओके हाँ सर जो ऑपरेटिंग गेन्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सो वो डिफरेंट होते हैं ना? बिल्कुल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग गेन है आपका, मतलब जो रेगुलर प्रॉफिट है आपका, ठीक है, उसे हम इसीलिए गेन में नहीं कह रहे, वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट तो पूरी तरह से ऑपरेटिंग ही है, नेट प्रॉफिट जो निकलता है उसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी हम डिस्कस करेंगे, उसी के लिए ये सारा डिस्कस किया है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है वो डिस्कस करने के लिए ही हमने ये सब डिस्कस किया है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट तो एज आई सेड, ट्रेडिंग में तो सारी आइटम्स ऑपरेटिंग है, तो ग्रॉस प्रॉफिट पूरी तरह से ऑपरेटिंग है, लेकिन सारी ऑपरेटिंग आइटम्स ट्रेडिंग में नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट है तो ऑपरेटिंग, लेकिन पूरी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी नहीं है, क्योंकि कुछ आइटम्स तो उसमें अभी प्रॉफिट लॉस वाले इंक्लूडेड नहीं है, एडजस्टेड नहीं है। नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का भी इफेक्ट है, जैसे लॉस बाय फायर, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। दैट मींस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अ कॉन्सेप्ट समवेयर बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, राइट? ओके। अगर हम शुरुआत करें नेट सेल्स से, ये भी लिखते जाओ, नेट सेल्स, नेट सेल्स में जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है? प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना? ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी नेट सेल्स होती है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, तो नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करके हमारे पास बचता है ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में तो पूरी तरह से ऑपरेटिंग है, लेकिन इसमें सारी और भी कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो अभी एडजस्ट नहीं हुए, प्रॉफिट लॉस वाले, उन्हें अगर हम एडजस्ट कर दें, मींस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स अगर हम इसमें ऐड कर दें, अगर कोई है तो, जो जनरली नहीं होती, ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम लेस कर दें, कौन कौन से? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जैसे रेंट, सैलरी, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जैसे डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, कैरेज आउटवर्ड, ये सब जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं, अब जो हमारे पास बचता है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। क्लियर? और इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम्स और गेन्स का कोई एग्जांपल देना। कमीशन रिसीव्ड, ओके सर। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा जनरली नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग फर्म्स में जनरली ये नहीं होता। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब हमने क्या किया हुआ है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जितने भी ऑपरेटिंग इनकम गेन थे वो ऐड कर दिए हैं ग्रॉस प्रॉफिट में, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉस थे वो लेस कर दिए हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है। अब बचा क्या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में? सारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसमें अगर हम ऐड कर दें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स जो रह गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसमें से लेस कर दें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। वेरी गुड। तो अब क्लियर हुआ कि कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच का एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम नेट सेल से चल रहे हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक कैसे पहुंचना है आपको ये पता चल गया।
अब ये जो आप हमने लिखा है अभी, इसके थ्रू आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। सपोज क्वेश्चन में आपको दिया हो नेट सेल और आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आप क्या क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल के पहले वो लेस करोगे, फिर इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस सारे लेस कर दोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कुछ नहीं करोगे, सीधे इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम गेन अगर कोई दिया हो तो ऐड करोगे, और इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस सारे लेस कर दोगे प्रॉफिट लॉस वाले, आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? यस सर। अगर नेट प्रॉफिट दिया हो और आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो तो सर प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स। एक्सीलेंट, क्योंकि हम रिवर्स चलेंगे तो साइन भी रिवर्स हो जाएंगे। नेट प्रॉफिट में वापस ऐड कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस, लेस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है और सपोज ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तब क्या करेंगे? प्लस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस माइनस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स। वेरी गुड। इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस को प्लस कर देंगे और इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स को हम माइनस कर देंगे, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और नेट सेल तक भी पहुंचना है तो उसमें फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी ऐड कर देंगे, नेट सेल्स आ जाएगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस सर। एनी डाउट इन दिस? अब आप ये क्वेश्चन लिख लो पहले, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। हमें क्या दे रखा है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करके हमें ये तीन चीजें निकालनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स। जो जो आइटम्स दे रखी है ये सब लिख लो इसी तरह का टेबल बना के, और ये लिखने के बाद मुझे बताओ। Good. You have written. Now, you try to find out these three things: net profit, net sales, and operating profit from this given information. And in next class, we will solve it. Then you can match your solution with that one. ठीक है? तब तक आप ट्राई करना, फाइंड आउट करना कि ये तीनों क्या वैल्यूज आती हैं आपके हिसाब से। ओके, वी विल